नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश प्रदेश के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज बात करेंगे हम तारिक रहमान साहब का कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और उनकी कैबिनेट में एक हिंदू मंत्री भी बनेंगे जिनका नाम जो है गोयेश्वर चंद्र राय है। बांग्लादेश की हर सरकार में कोई ना कोई हिंदू रहा ही है। ये शायद एक लेसन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इंडिया में मोदी सरकार के लिए, कि आप किसी मुसलमान को टिकट देते भी नहीं हैं और किसी मुसलमान को मंत्री भी नहीं बनाते हैं। वहां पर तो यहां तो कम से कम 15% मुसलमानों की पॉपुलेशन है, वहां तो 9% हिंदुओं की पॉपुलेशन है। उसके बावजूद भी 9% हिंदुओं की पॉपुलेशन हो के भी खालिदा जिया की सरकार में भी हमेशा 2 हिंदू मंत्री रहे हैं। इवन अभी भी जब यूनुस सरकार थी तो उसके अंदर भी एक आदिवासी और एक हिंदू मंत्री रहे हैं। और अब तारिक रहमान की सरकार में भी 1-2 हिंदू मंत्री होने जा रहे हैं। एक का नाम तो कंफर्म हो गया है, गोयेश्वर चंद्र राय, जो कि इसमें रहेंगे। तो हमसे कम से कम जो सो कॉल्ड इस्लामिक मुल्क हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं कि वो हिंदुओं को कम से कम मंत्री तो बना रहे हैं। हमारे यहाँ तो साहब क्या है ना कि सो कॉल्ड जिसे ये कहते हैं कि हम पूरे भारत का, पूरी दुनिया हमारी ओर देख रही है, हम विश्व गुरु हैं और जो हम करेंगे वो दुनिया कल फॉलो करेगी। आप तो नस्ल भेदी लोग हैं ना, रंग भेदी लोग हैं। ये बीजेपी आरएसएस वाले तो नस्ल भेदी हैं, ये तो दूसरों को साथ लेके चलते नहीं ना कभी। और इस बात का देखिए, भागवत साहब चीख चीख के बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन क्या वो करते हैं? कतई नहीं। वो कहेंगे कोई भी हिंदू आरएसएस का चीफ हो सकता, तो एक दलित को बना लो, एक आदिवासी को बना लो, वाई चित पावनी ब्राह्मण ओनली। तो ये जो है ना, इनके हाथी के दांत खाने के और है, दिखाने के और है। एक सब काले कौवे हैं ये लोग, इनकी बात पे आप यकीन मत कीजिएगा। ये लोग तो देश को दरअसल विभाजन के कगार पर, विघटन के कगार पर ले जा रहे हैं। ये देश का बंटवारा चाहते हैं एक्चुअली। ये एक और देश तोड़ना चाहते हैं, इसी देश में से एक नया हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां पर सिर्फ हिंदुओं की जगह होगी। ये कुछ ऐसे ही जैसे हिटलर चाहता था कि वहां पे सिर्फ जर्मन रहेंगे और कोई जूज होंगे या कोई क्रिश्चियंस होंगे, तो वहां पे किसी का कोई, या सॉरी क्रिश्चियन नहीं, कई और जाति के जो लोग होंगे उनका वहां पर कोई और स्थान नहीं होगा। तो यही थ्योरी आरएसएस और बीजेपी की, यहां पर किसी के लिए कोई स्थान नहीं होगा। लेकिन तारिक रहमान का भी शुक्रिया, यूनुस का भी शुक्रिया, शेख हसीना का भी शुक्रिया कि उनके मंत्रिमंडल के अंदर, उनकी मिनिस्ट्री के अंदर कम से कम हिंदू जो हैं वो कम से कम स्थान तो पा रहे हैं और वो बड़े मिनिस्टर भी बनेंगे और कैबिनेट में इनको शामिल भी किया जाएगा। इस समय 2 हिंदू बीएनपी से भी चुनकर आए हैं, तो उनमें से एक गोयेश्वर चंद्र राय है, वो मंत्री बनने जा रहे हैं। और तारिक रहमान ने कहा भी था कि सभी समुदाय हैं उनको हम वहाँ पर जगह देने जा रहे हैं। और यूनुस की सरकार में भी विधान चंद्र पोद्दार को शामिल किया गया था और हसीना की सरकार में भी हमेशा हिंदू लोग रहे हैं। 9% इंडिया की आबादी वहाँ पर है हिंदुओं की, तो हमेशा उनको रिप्रेजेंटेशन मिला है। लेकिन 15% मुसलमानों का कोई रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में इस मोदी के मंत्रिमंडल में नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि कौन यहाँ पर सेकुलर है और कौन बायस्ड है और कौन नस्ल भेदी है, इसमें कट्टर कौन है। एक्चुअली देखा जाए तो आपके सामने पिक्चर बड़ी क्लियर हो जाती है। एक अजीब सी खबर निकल कर आई है कि ईरान और अमेरिका के बीच में एक डील चल रही है। ऐसा फैसला क्यों है? और ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री में एक डेप्टी मिनिस्टर हैं हामिद घनबरी, उनका कहना है कि ये डील थोड़ी अजीब किस्म की होगी, नई किस्म की होगी, जहां पर ये अमेरिका के साथ सिर्फ मिनरल्स और ऑयल को लेकर ही नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट के ऊपर भी समझौता हो सकता है। ये तो बात कुछ मेरे भी गले नहीं उतरी कि ये कैसे हो सकता है और ये किस किस्म की बातें क्यों निकल के आ रही हैं। इससे पहले डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि हाँ, डील हो जाएगी अमेरिका और सो कॉल्ड ईरान के बीच में, और कहा जा रहा है कि आप सैंक्शंस उठा लो और फिर हम बैठ के न्यूक्लियर मैटर के ऊपर सब कुछ कर लेंगे। 1979 के बाद ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी एयरक्राफ्ट को लेके, बोइंग वगैरह को लेके कोई समझौता नहीं हुआ कहीं भी, तो खरीद फरोख्त हुई ही नहीं है। तो अब सुनने में आया कि ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री अमेरिका से तेल और गैस बेचने और एयरक्राफ्ट खरीदने को लेके बात की जा रही है। मुझे लगता है कि ट्रंप साहब कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिसके द्वारा वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो, अभी में हो सकता है यूक्रेन की वॉर नहीं रोक पाया लेकिन बातचीत हो रही है, लेकिन अगर मैं ईरान को दुनिया में वापस डॉलर की पाइपलाइन में ले आता हूं
और कुछ वहाँ का समझौता हो जाता है तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा पीस कीपर बन जाऊंगा। ये भी हो सकता है कि लेकिन एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अ, जो बड़ी क्लियर है कि ट्रंप के माइंड को पढ़ना बड़ा मुश्किल है। उनका जो पैटर्न है उसको समझना बड़ा मुश्किल है। वो कब क्या कर जाएंगे ये भी नहीं पता है। दूसरी बात, जब वो कुछ कहते हैं ना तो उस पर टिकते हैं वो। तो कोई ये कहे कि वो ऐसे ही बेकार की बातें करते रहते हैं, 10 बार कहेंगे, 20 बार कहेंगे, 70 बार कहेंगे, लेकिन जब वो कह रहे हैं तो फिर उसका अर्थ समझने की कोशिश करो कि वो आपको मार देंगे। इसका मतलब आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको चोट देंगे ही देंगे वो। क्योंकि अगर आप उसकी बात सुनने को तैयार नहीं हो तो फिर वो ऐसा ज़रूर करेंगे कि जहाँ पर आपको उसकी बात सुनने के लिए मजबूर होना पड़े। निखिल गुप्ता केस के बारे में, जो कि जिसको 40 साल तक की सज़ा हो सकती है, पन्नू हत्याकांड के जो केस था वहाँ पे उसको सज़ा मिली है इस टाइम। निखिल गुप्ता ने एक नई खबर आई है कि निखिल गुप्ता ने अमेरिकन एजेंसी के सामने एक्सेप्ट किया है कि सिर्फ पन्नू ही नहीं, निज्जर की भी मैंने हत्या करनी थी। यानी कि उसके पास निज्जर का कॉन्ट्रैक्ट भी था। तो ये अपने आप में एक नया मोड़ आ गया है निज्जर की हत्या में, हरदीप सिंह निज्जर की, कि हरदीप सिंह निज्जर भी उसके निशाने पर था। लेकिन कुछ लोगों ने निज्जर की हत्या पहले ही कर दी, इससे पहले कि मैं उसकी हत्या करवा सकता, कुछ लोगों ने उसकी हत्या पहले करवा दी। तो ये एक किस्म से कहा जाए तो रॉ के ऊपर, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो खुफिया विभाग है इंडिया का, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम और आ गया कि उसकी भी सुपारी दी गई थी क्या, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग था निखिल गुप्ता के पास। और ये बात उसने वहाँ अदालत में कही है, वहाँ पर अपने स्टेटमेंट में कही है। मुझे लगता है कि ये जो नए नए जो धागे निकल कर आ रहे हैं, ये धागे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसका मतलब कि जो हरदीप सिंह निज्जर की जो भी हत्या हुई है, जैसी भी हुई है, करवाई गई है या जैसे भी है, लेकिन वो लिस्ट पे था, तो इससे पता लगता है कि इंडिया की खुफिया एजेंसी का इंटेंट क्या था। तो इसका मतलब ऊपर से उसके भी ऑर्डर मिले हुए थे कि निज्जर की भी हत्या करनी है। अब हत्या हो गई तो किसने की, अब किसके व्यक्ति ने की पता नहीं, रॉ के आदमी ने की है या किसी और व्यक्ति ने कर दी है तो पता नहीं है। लेकिन मैनहट्टन की जो फेडरल अदालत है वहाँ पर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, उसके पास जो था निखिल गुप्ता के पास ना केवल पन्नू बल्कि एक किस्म से कहा जाए तो निज्जर की हत्या का भी उसके पास बात हो चुकी थी कि उसका शायद क्या डील होनी थी, पता नहीं कितने पैसे मिलने थे उसके लिए, क्योंकि $1 लाख तो पन्नू की हत्या के लिए था। लेकिन निज्जर की हत्या के लिए क्या था, जब ये जजमेंट आएगा 29 मई को 2026 को पूरा का पूरा, तब पता लगेगा कि भाई अल्टीमेटली अंदर की क्या क्या कहानियाँ निकल के आएंगी। हो सकता है उससे पहले भी कुछ कहानियाँ निकल के आएँ, तो हम आप तक उसको पहुँचाते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने का, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे मददगार भी होंगे। धन्यवाद आप सबका।